तरंग से संबंधित परिभाषाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तरंग से संबंधित परिभाषाएं। इन परिभाषाओं को पढ़ने से ही आपको साउंड समझ में आएगा, अन्यथा आपको साउंड समझ में नहीं आएगा। परिभाषाओं में पहले एक तरंग बना लेते हैं हम, ठीक। मान लो कि ये एक आधार है और यहाँ पर एक रस्सी बांध करके ये इतना समझ में आ रहा है क्या? वाइब्रेशन कर रहा है ये, क्या कर रही है? वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक। अब वाइब्रेशन में ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया, चलो देखो, ये एक तरंग है और इस तरंग में परिभाषा समझना हमको। ये जो डायरेक्शन है ये है तरंग चलने की दिशा, तरंग की दिशा है। और ये बीच वाली जो कंडीशन है इसके बोलते हैं माध्य स्थिति। माध्य स्थिति का मतलब कि बीच वाली कंडीशन, ठीक है। बीच वाली कंडीशन क्या बोलते हैं? माध्य स्थिति आती है, ठीक। सबसे ऊपर की ओर जो पोजीशन इसकी बनी हुई है, रस्सी के कण कभी सबसे ऊपर होंगे, वो कभी ना कभी कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। तो सबसे ऊपर श्रृंग और सबसे नीचे गर्त कहलाता है। जो ऊपर वाली कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है? श्रृंग की। ये ऊपर वाली कंडीशन, नीचे वाली कंडीशन को लिखते हैं, ये कौन सी कंडीशन है? गर्त। और ऊपर वाली कंडीशन क्या है? श्रृंग है। याद रखना, सबसे नीचे की ओर गर्त, सबसे हाईएस्ट ऊपर की ओर श्रृंग कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक बार ऐसे घुमा, यहाँ पे पहुँच गया। इस पूरे को हम बोलेंगे एक कंपन, एक वाइब्रेशन। इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ से यहाँ तक का? एक वाइब्रेशन। एक बार गया या फिर पोजीशन इसकी दोबारा वहीं पर रिपीट हो रही है। एक ऐसे एक बार गया, फिर से यहाँ पहुँचा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पर कितना कंपन हो जाएगा? दूसरा कंपन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये तरंग चलने की दिशा है। इसको माध्य स्थिति क्यों बोला? क्योंकि ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों रास्तों में बीच वाला पॉइंट यही है, इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने? माध्य स्थिति। क्या इतनी बात समझ में आ गई? सबसे ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? ये भी श्रृंग है, ये भी श्रृंग है। आगे रिटर्न होगा वो भी क्या होगा? श्रृंग होगा। और नीचे वाले क्या हैं? ये गर्त हैं। ये बात समझ में आ रही है ना? तो सबसे पहले हम क्या लिखें? माध्य स्थिति। क्या होती है माध्य स्थिति? तो तरंग जब कंपन करता है तो जो बीच वाली पोजीशन होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कंपन करते कण की बीच वाली उसी स्थिति को क्या बोलते हैं हम लोग? माध्य स्थिति। ये मिडिल पोजीशन जो इसकी है उसी को बोलते हैं। अगला है श्रृंग। किसको बोलेंगे हम? श्रृंग किसे कहा जाएगा? श्रृंग का मतलब क्या होगा? ऊपर की ओर सर्वाधिक विस्थापन। क्या लिख सकते हैं? ऊपर की ओर सर्वाधिक या फिर अधिकतम विस्थापन।
ऊपर की ओर जितना सबसे ज़्यादा जाएगा उसी को क्या बोलेंगे हम? श्रिंग। एक परिभाषा है गर्त की, गर्त किसको बोलते हैं बताओ? नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा वो? गर्त। क्या बात समझ में आ रही है? और ये जो गति है वो तो समझ में आ गया किधर गति कर रही है, दिशा उसका डायरेक्शन। अब क्या बताना है कि एक कंपन किसे बोलेंगे? जब वह अपनी पुरानी स्थिति में दोबारा पहुंच जाए। ये इधर से जा रही थी, इस कंडीशन में है, एक कंपन पूरा फिर से उसी पोजीशन पहुंच गई, इसको क्या बोलेंगे हम? ठीक है। तो अगर हम एक कंपन की बात करें कि एक कंपन कितना होगा, तो एक कंपन के लिए आप लिखोगे एक श्रिंग और एक गर्त मिला करके एक कंपन होता है। क्लियर है इतना? एक श्रिंग व एक गर्त मिलाकर, ठीक है ना? एक कंपन किसे कहा जाएगा? एक श्रिंग और एक गर्त को मिलाकर एक क्या कहलाता है? एक कंपन होता है। कंपन में सिंगल नहीं होता है। क्या बात समझ में आ रही है? कंपन के बारे में जान गए। अब इससे अधिक बात आती है, तरंग दैर्ध्य किसको बोलते हैं? कौन सा चीज? तरंग। कौन किसको समझा रहा है जरा हमको बताना तो। तरंग दैर्ध्य किसको बोलते हैं? वेवलेंथ किसको बोलते हैं? ये एक कंपन करते समय जितनी दूरी तय कर लेगा, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस तय कर रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना इसका, ये एक कंपन का है। एक श्रिंग एक गर्त मिला तो एक कंपन हो गया। इसी कंपन को कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस तय कर लिया जाएगा, इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? तरंग दैर्ध्य। इसको लैम्डा से दिखाते हैं। तरंग दैर्ध्य को जो सिंबल होता है ये उल्टा वाई के तरीके बनता है, और इसको पढ़ते क्या हैं? लैम्डा। ये समझ में आ रहा है? ये उसका मार्क है, चिन्ह है ये। ठीक, क्या बोलोगे तरंग दैर्ध्य को? परिभाषा, एक कंपन में चली गई एक कंपन में चली गई दूरी क्या कहलाती है? लैम्डा। और इसका मात्रक क्या होगा? तो जो दूरी का मात्रक होता है वही, दूरी का मात्रक क्या होता है? तो क्या समझ में आई ये बात कि एक कंपन में चली गई दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। क्लियर हुआ क्या ये? अगली डिफिनीशन है इसी में, आवृत्ति की। आवृत्ति किसको बोलते हैं? आवृत्ति को एफ से दिखाते हैं। किससे? एफ से। फ्रीक्वेंसी, और कहीं कहीं पर अधिकांश किताबों में एन लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एन। एन का मतलब बार, कई बार। तो एक सेकंड में जई बार कंपन होगा वही संख्या आवृत्ति होती है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हाँ, एक सेकंड में किया गया कंपन, एक सेकंड में किया गया कंपन क्या कहलाता है? जैसे कि हमने बोल दिया कि हाँ हमारे पास एक चीज़ है और उस वाइब्रेट कर रहा है,
1 सेकंड में 50 बार कर लिया, 1 सेकंड में कितनी बार कर लिया? 50 बार, तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी? 50 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। आवृत्ति का मात्रक जो होता है या तो बार कह सकते हो, इतनी बार किया है, या फिर हर्ट्ज बोला जाता है उसको, हर्ट्ज। इसका मात्रक क्या होगा? हाँ, मात्रक HZ होता है, इसको हर्ट्ज पढ़ते हैं, हर्ट्ज कहते हैं वैसे, HZ। क्या बात समझ में आ रही क्या? दिखाएंगे किससे? N से। कन्फ्यूजन होगी तो ज़रा समझना, जो हमारी ये लाइट है ये भी फ्रीक्वेंसी पर ही चलती है, कंपन इसमें भी हो रहा है। कंपन होने का मतलब ये है कि लाइट 1 सेकंड में 50 बार जलती है और 50 बार बुझती है। ये हमारे यहाँ जो लाइट आती है, जो बल्ब सूर्य अपना चलता है, वह 1 सेकंड में 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है। तो 50 HZ इसकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। जैसे कि हम यहाँ पर हैं, एक व्यक्ति 1 सेकंड में 3 बार इस पिलर के इधर गया और इधर गया, समझ में आ रहा है क्या? 3 बार इधर उधर गया, तो उसकी आवृत्ति कितनी हो गई? 3। 1 सेकंड में जितनी बार कंपन कर लेगा वही उस तरंग की आवृत्ति हो जाए। आवृत्ति का मतलब कि कितनी बार आ रहा है, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। बात समझ में आ रही है क्या? कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? 1 सेकंड में जय बार कांपा वही उसकी, अभी भी नहीं समझ। एक सेकंड में किया गया कंपन क्या कहलाता है? आवृत्ति। कंपन या दोलन एक ही बात है। मात्रक क्या होगा इसका? हर्ट्ज होगा। मात्रक क्या होता है इसका? हर्ट्ज होता है। अब इसके बाद परिभाषा आती है आयाम की, एम्पलीट्यूड। आयाम क्या होता है? आयाम को पहले बात तो ए से प्रदर्शित करते हैं। आयाम का मतलब यही दोनों चीज़ें हैं, ये जो श्रृंग है ना और ये जो गर्त है, वही चीज़ क्या कहलाता है? आयाम। यानी कि इस मिडिल पोजीशन से जितना दूरी चल जाइए, अधिकतम विस्थापन कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन है, यही क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। तो आयाम के लिए आप क्या लिखना चाहोगे? आयाम के लिए ये लिखोगे, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, वही क्या कहलाता है? आयाम। ऊपर की ओर है तो श्रृंग है, नीचे की ओर है तो गर्त है। नीचे वाला पॉइंट, जैसे कि हमने बोला कि ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, वाला बिंदु, ठीक है ना? अधिकतम विस्थापन वाला जो बिंदु है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? श्रृंग। नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन वाला बिंदु क्या कहलाएगा? और वो जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? आयाम। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? दूरी है तो मात्रक मीटर होगा। दूरी है तो मात्रक क्या होगा इसका? मीटर। आयाम के बाद में अगला टॉपिक है कि आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल किसको बोलते हैं? आवर्तकाल कैपिटल टी से दिखाया जाता है। किससे दिखाते हैं इसको? कैपिटल टी। कैपिटल टी मतलब बड़ा टी। अब 1 सेकंड में जितना दोलन हो रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? आवृत्ति। जस्ट इसके अपोजिट, एक दोलन कंप्लीट करने में लिया गया समय, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो एक कंपन इसका कंप्लीट हो रहा है। मान लेते हैं कि 1 सेकंड लिया, 2 सेकंड लिया, 3 सेकंड लिया, 3 सेकंड में एक दोलन कंप्लीट कर रहा है, तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 3। आवर्तकाल का मतलब ये होता है कि वह एक बार अपनी पुरानी पोजीशन को कितने टाइम बाद दोहराएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर कोचिंग गए, कल फिर से पुराने टाइम पे कोचिंग आओगे तो आवर्तकाल कितना हो गया? 1 दिन हो गया। यानी कि 1 दिन में आप अपनी पुरानी पोजीशन को दोबारा रिपीट करोगे। तो ये जो माध्यम के कण होते हैं, यह अपनी पुरानी पोजीशन को कितने टाइम में दोबारा रिपीट करते हैं, उसी टाइम को क्या बोला जाता है?
सिंपल भाषा में लिखें तो ये लिख सकते हैं कि एक कंपन करने में लिया गया समय। कंपन करने में लिया गया समय, इसी समय को क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्त काल। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? और एक टॉपिक और इसमें है बचा हुआ, कहो तो उसको भी बता दें यहीं पे। तरंग का वेग, तरंग वेग या फिर तरंग की चाल। तरंग की चाल क्या बोलेंगे? तरंग की चाल v से दिखाते हैं इसको। किससे दिखाते हैं? छोटा वाला v, उससे दिखाते हैं। एकांक समय में तरंग के द्वारा चली गई दूरी। सिंपल, जो दूरी के आप लोगों ने चाल की परिभाषा पढ़ी थी वही परिभाषा यहाँ पर भी लागू होगी। एकांक समय में ये तरंग द्वारा चली गई दूरी, की गई नहीं, चली गई। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? एकांक समय में तरंग द्वारा हाँ चली गई दूरी। वही दूरी क्या कहलाएगी? तरंग की चाल। इसका मात्रक लिखना होगा तो मात्रक क्या लिखोगे इसका? मीटर प्रति सेकंड। चाल है तो चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। आवर्तकाल का इसका मात्रक नहीं बताया यहाँ पे, तो इसका मात्रक क्या होगा? समय है ना, तो समय का मात्रक क्या होता है? बोलो। समय का मात्रक सेकंड। यस, याद रहेगा क्या? समय का मात्रक सेकंड। आयाम का मात्रक क्या है यहाँ पे? मीटर। और इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति। इसका मात्रक हर्ट्ज और इसका मात्रक मीटर। एक बार फिर से रिपीट करो। तरंग से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं हैं? तो तरंग से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं। कौन कौन सी? माध्य स्थिति। क्या होती है माध्य स्थिति? कंपन करने वाली जितने भी कणें हैं उनकी बीच की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? माध्य स्थिति। ऊपर की ओर जो सबसे ज़्यादा दूर वाला बिंदु होगा उसे क्या बोलेंगे? श्रृंग। और नीचे वाला सबसे अधिकतम बिंदु जो होगा वो गर्त कहलाएगा। एक कंपन किसे बोलेंगे? एक श्रृंग और एक गर्त मिलाकर के एक कंपन होता है। तरंगदैर्ध्य किसको बोला जाता है? वेवलेंथ किसको बोलते हैं? एक कंपन में जितने डिस्टेंस चला गया है उस डिस्टेंस को तरंगदैर्ध्य बोलेंगे। और इसको किससे दिखाते हैं? लैम्डा से। आवृत्ति किसको बोलते हैं? एक सेकंड में जितनी बार कंपन होगा उसी संख्या को आवृत्ति कहा जाएगा। टीवी देखो, डीटीएच में जो नीचे वाला फ्रीक्वेंसी दिखाता है वो यही होता है। डीटीएच में दिखाता है ना, सिग्नल बिगड़ जाते हैं बनाने के लिए उसको, तो नीचे वाला जो लाइन बढ़ता है वो फ्रीक्वेंसी ही है, वो आवृत्ति ही होती है। ठीक है, हाँ देखो आगे। मात्रक इसका क्या है? हर्ट्ज है। दिखाते किससे हैं? एन से दिखाते हैं। आयाम क्या होता है? मिडिल पोजीशन से अधिकतम कितना गया है, ऊपर या फिर नीचे, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? आयाम बोलते हैं। मात्रक क्या होता है? मीटर। और एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है उसको आवर्तकाल बोलते हैं। इसका मात्रक सेकंड है। और जिस स्पीड से चलेगा उस स्पीड को तरंग की चाल बोलते हैं। सिंपल भाषा में एकांक समय में तरंग द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाएगी? तरंग की चाल कहलाएगी। क्लियर हो गया क्या इतना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक संबंध है इन तीनों के बीच में। किसके किसके बीच में? आवर्तकाल, तरंग की चाल और आवृत्ति में, इनके बीच में भी। तो दो सूत्र इंपॉर्टेंट है, उनको हम लिखा देते हैं आपको। जो आवृत्ति होती है वह आवर्तकाल के अपोजिट होती है। आवृत्ति बराबर 1/में आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। इसको दिखावे किससे? n बराबर 1/t। n बराबर 1/t
या फिर t बराबर लिख सकते हो 1/n। ये दो फार्मूले हैं, ठीक। किसके किसके बीच का संबंध है ये? आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच का। आवृत्ति बराबर क्या? 1/आवर्तकाल। और हम अगर उल्टा लिखना चाहें तो आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति लिख सकते हैं। आवर्त काल बराबर 1/, में क्या? आवृत्ति। यानी कि आवृत्ति के ऊपर 1/, लगा दिया तो आवर्तकाल हो जाएगा, और आवर्तकाल के ऊपर 1/, लगा दिया तो आवृत्ति हो जाएगी। ये भी फार्मूला है। यानी कि आप लिख सकते हो कि t बराबर कितना होगा? 1/, में n होगा। ये समझ में आ गया क्या? इसके अलावा भी एक फार्मूला है, किसके किसके बीच में? तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और तरंग की चाल, इन तीनों में क्या संबंध है? उस संबंध को यहाँ पे लिख दे। आ रहा है उसमें? तो लिख सकते हैं तरंग की चाल बराबर n, मतलब कि आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य का गुणा। ठीक है ना? चाल बराबर आवृत्ति गुणते किसकी चाल? तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुणते तरंगदैर्ध्य। हम लिख सकते हैं क्या? v बराबर आवृत्ति n और तरंगदैर्ध्य का सूत्र लैम्डा। तरंगदैर्ध्य किसे दिखाते हैं? लैम्डा बोलते हैं। तो v बराबर n इंटू लैम्डा किसका फार्मूला है? तरंग की चाल का। यानी कि इन तीनों में ये संबंध होता है और उन दोनों में वह संबंध होता है। याद हो जाएगा ये? क्या ये जो दिखाई दे रहा है किस प्रकार की तरंग है? ये तरंग किस प्रकार की है? ये तरंग ऐसे ऐसे जो दिख रहा है आपको, कौन सी तरंग है ये? अनुप्रस्थ है। कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है। अनुदैर्ध्य तरंग में भी कुछ चीज़ें होती हैं। देखो यहाँ पे कैसे, एक साउंड बॉक्स है यहाँ पे, ये मान लेते हैं कि साउंड बॉक्स है, ये आवाज़ देगा। तो जब ये आवाज़ देता है तो जो पार्टिकल यहाँ से निकलते हैं ना, जो पार्टिकल यहाँ से निकलते हैं, उन पार्टिकल्स में कुछ चीज़ें काफ़ी पास पास में होती हैं, और कहीं कहीं पे चीज़ें कुछ दूर दूर होंगी, फिर कहीं से वो पास पास होंगी, फिर कहीं दूर दूर होंगी, फिर कहीं पे एकदम पास पास होंगी, फिर कैसी होंगी? दूर दूर होंगी, फिर पास पास। इस प्रकार से इनका विचरण होता है। तो जो पास पास में है इसको संपीड़न बोलते हैं। पास पास वाले को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? संपीड़न। ठीक है? और ये जो दूर दूर वाली कंडीशन है, इस कंडीशन को जानते हो क्या बोलते हैं? विरलन। इसको क्या बोलेंगे हम? तो जैसे वहाँ पे श्रृंग और गर्त था, यहाँ पर क्या है? संपीड़न और विरलन। जहाँ पे कण दूर दूर होते हैं वहाँ पे क्या होगा? विरलन। जहाँ पे कण पास पास होंगे उसे क्या बोलेंगे हम? यहाँ पर एक संपीड़न और एक विरलन मिलाकर के एक कंपन कहा जाएगा। और वहाँ पर क्या कहा जाता था? एक श्रृंग और एक गर्त, पूरा मिलाकर के एक कंपन होता था। क्या बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि एक श्रृंग और एक गर्त वाली दोनों कंडीशन मिलाकर के एक तरंग वहाँ पे, और यहाँ पर एक संपीड़न की कंडीशन और एक विरलन की। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक विरलन है, ये क्या है? संपीड़न। तो ये एक कंपन है, यहाँ पर ये दूसरा कंपन, ये तीसरा कंपन। बात समझ में आ रही है क्या? एक संपीड़न एक विरलन मिलाकर के एक कंपन। और ये किन तरंगों में होता है? अनुदैर्ध्य में। किन में होता है ये? और अगर आपसे कोई पूछे कि तरंगदैर्ध्य की परिभाषा इसमें क्या होगी, तो एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य होती है। यहाँ पर आप तरंगदैर्ध्य की परिभाषा चेंज कर सकते हो। कैसे? ये श्रृंग है, एक श्रृंग, ये श्रृंग, दूसरा श्रृंग। एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी, ये भी आप तरंगदैर्ध्य लैम्डा कह सकते हो। या फिर एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी, ये भी क्या कहलाती है? तरंगदैर्ध्य। बात समझ में आ रही क्या? किसी भी तरंग में सेम दो पोजीशनों के बीच के डिस्टेंस को तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। जैसी कंडीशन है इसकी,
सेम वही कंडीशन जब दोबारा आएगी तो जितना गैप है इनके बीच में वही तरंग दैर्ध्य कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके बाद में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे, कौन सा? साउंड। साउंड के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। नोट करो उसको, जो बच्चा कुछ आता हो नोट कर लो।